स्वागत है आप सभी का पीसीएस सारथी में। स्टडी आईक्यू की एक ऐसी पहल विच इज डेडिकेटेड फॉर पीसीएस प्रिपरेशन। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं ईशानुल हुसैन, जिन्होंने असम पब्लिक सर्विस कमीशन में रैंक 25 हासिल की है। मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ ईशानुल आपको और स्वागत करती हूँ आपका स्टडी आईक्यू पर। शुक्रिया शुक्रिया दिवांश, शुक्रिया स्टडी आईक्यू टीम। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म में आके सारे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर सकूं और अपने जर्नी के बारे में कुछ बोल सकूं, तो इसके लिए ढेर सारे शुक्रिया आप लोगों को। ईशानुल, हमें बहुत खुशी है और वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। द इंटायर टीम वाज वेरी प्राउड। कैसा लग रहा है? तो इट इज अ वेरी गुड फीलिंग एक्चुअली। यही दिन होते हैं जिसके लिए वी ऑल आर होपिंग फॉर दैट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस जर्नी एंड फाइनली द डे इज अराइविंग एंड डे हैज अराइव्ड। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड ऐसा लग रहा है कि मतलब जिस चीज के लिए हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, तो आज जाके ये पूरा हुआ है। तो इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू एंड इट्स वेरी गुड एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड नाउ। ईशानुल, ये सपना कितना बड़ा था और आज जब उसको अचीव आपने कर लिया है, कैसा लग रहा है जब आप पूरी जर्नी को देखते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि कहते हैं ना कि सपने से बड़ा बड़ा होता है जो जर्नी आप तय करते हैं सपने तक पहुंचने के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा हम सभी को बताएं। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट, आपने सही बताया कि मतलब जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बेसिक मेरा फिलोसफी यही है। यही ये क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा था कि आप बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कैसे मोटिवेट रहते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जर्नी इज इम्पोर्टेंट, एंड इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो एक्चुअली आपने सही नब्ज पकड़ा, तो जर्नी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हमेशा इस जर्नी को एंजॉय करता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस जर्नी में मैंने कभी फ्रस्ट्रेटेड फील की, कभी डीमोटिवेटेड फील की। जितना भी लगा इस जर्नी को मैंने एंजॉय किया। और शुरुआत मैंने बेसिकली आपको बताओ तो स्कूल के टाइम से मुझे थोड़ा बहुत मतलब ये जो भी सिलेबस है यूपीएससी या एपीएससी का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई एम सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना कोशिश किया मैंने स्कूल के टाइम पे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि सिविल सर्विसेज होता क्या है। लेकिन जो सिविल सर्विसेज के सिलेबस में जो चीजें थी, मतलब न्यूज़पेपर के बारे में वो लोग क्वेश्चन पूछते थे या जो भी अबाउट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री एक्सेट्रा, तो ये सब चीजें मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था। तो ये सब पढ़ना मैंने थोड़ा सा स्कूल में ऐसे ही शुरू किया था। कॉलेज में मुझे जाके पता चला कि ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पे यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं, पीसीएस भी कंडक्ट कराते हैं। तो कॉलेज के बाद से थोड़ा बहुत मैंने अपना दिमाग उस लाइन में हमने शुरू किया कि थोड़ा सा इसके बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मास्टर्स के बाद मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो एक्चुअली मेरे मास्टर्स में मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड था। तो हालांकि आपको पता है जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो तकरीबन पीएचडी वगैरह करके एकेडमिक्स में चले जाते हैं। तो मेरा भी कुछ प्लानिंग ऐसा ही था। और जो भी पीयर प्रेशर था, टीचर्स वगैरह सब लोग हमें मुझे पीएचडी करना चाहते थे कि आप पीएचडी कीजिए। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, सिविल सर्विसेज का अगर कोशिश अभी नहीं करेंगे तो बाद में नहीं हो पाएगा। तो आई वेंट टू दिल्ली एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। बहुत टाइम ही लगा, बहुत वक्त लगा इस एग्जाम को क्रैक करने में। ऐसा नहीं कि मैं रातों रात मुझे सक्सेस मिल गया। तो आई हैव सीन मोर फेलियर्स देन सक्सेस। बहुत बार मैंने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया, यूपीएससी का मेंस मैंने 3 बार दिया, यूपीएससी का इंटरव्यू मैंने 1 बार दिया। इंटरव्यू में जाने के बाद भी मुझे फेलियर मिला। सो पीसीएस का भी मुझे पिछली बार का जो एग्जाम था उसमें मुझे फेलियर मिला ड्यू टू मेनी सर्कमस्टेंसेस। तो इस बार आके एट लास्ट मुझे ये सक्सेस मिला है एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो मच प्राउड ऑफ माई जर्नी। ईशानुल, आपने जैसे बताया कि कई बार आपने यूपीएससी मेंस भी लिखा है और यूपीसीएस की भी जर्नी बहुत आसान नहीं रही है। पिछले में यू couldn't succeed and it was only this time that you could make to the final list. What was the motivation? क्या आपको इस जर्नी के लिए मोटिवेटेड रखा? ड्राइविंग फोर्स क्या था कि आप लगे रहे और फाइनली सक्सेस आपको मिली? दो चीजें थी, दो चीजें। मतलब पहली बात तो मैंने अभी भी मेंशन किया है कि मेरे लिए थोड़ा सा एंड इज इम्पोर्टेंट, बट एंड से ज्यादा मुझे प्रोसेस ज्यादा बहुत बहुत लुभाता था। आई वाज सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान यूपीएससी या एपीएससी जो भी पीसीएससी है, देर इज द ओनली एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड जो आपको इतने डायमेंशन एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। तो यू कैन लर्न अबाउट हिस्ट्री, यू कैन लर्न अबाउट केमिस्ट्री ऑल्सो, यू कैन लर्न अबाउट साइंस एंड टेक, यू कैन लर्न अबाउट पॉलिटी ऑल्सो। सो वंस इन अ लाइफ टाइम ये मौका है, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो उसी टाइम पे एक्चुअली आई वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, बट आई एम आल्सो एंजॉयिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो। So because I'm enjoying the preparation, so that's a very great, good motivating factor. And second thing is that the side of confidence or the confidence that I have seen in my parents' eyes, मेरे आसपास के जितने लोग हैं, मेरे दोस्त वगैरह जो भी है,
तो सब लोगों ने मेरे ऊपर काफी कॉन्फिडेंस दिखाया। उनको लगता था कि मैं एक ना एक दिन सिविल सर्वेंट बनूंगा, आज नहीं तो कल बनूंगा। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर खुद कम कम था, लेकिन उनको बहुत ज्यादा था। तो ये दोनों ड्राइविंग फोर्स था कि कॉन्फिडेंस ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स, एंड सेकंड थिंग इज दैट आई एम एंजॉयिंग माई प्रिपरेशन जर्नी, आई एम नॉट टेकिंग इट इज अ बर्डन। So that's a very important factor. I think that's a very good motivating factor for me. ईशानुल, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बोली कि जब तक आप इस प्रिपरेशन को एंजॉय करेंगे तब तक आप इसे बर्डन नहीं समझेंगे, और सूनर और लेटर आपको जो मंजिल है वहां तक आप पहुंच ही जाएंगे। इसलिए बिलीव इन द प्रोसेस, डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी पर विश्वास करें और खुद पर विश्वास करें। Exactly, exactly, exactly. आगे चलते हैं और थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अ, क्या मोटिवेट किया था प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन थोड़ा बहुत मैं उसको इलेबोरेटली बताता हूँ आपको। हाँ, प्रिपरेशन का मोटिवेशन दो चीजें था एक्चुअली। हाँ, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज सो अट्रैक्टिव, तो उससे मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हुआ। एंड सेकंड थिंग इज दैट पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस उसमें भी सिविल सर्विसेज, तो दैट्स ए फाइनेस्ट फाइनेस्ट जॉब या नोबल जॉब हम बता सकते हैं। दैट सिविल सर्विसेज आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो इट गिव्स ए वेरी लार्ज एंड वेरी लार्ज रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू सर्व द पीपल। तो इसमें मैंने देखा है, एक्सप्लोर किया है। अगर आप एजुकेशन में काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको हेल्थ में काम करना है तो कब कर सकते हैं, आपको किसी भी डायमेंशन में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। और ऐसी एक एग्जाम और ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको सिविल सर्विस ही दे सकता है। तो ये चीज मैंने बहुत पहले ही देख लिया था, और मुझे लगता है कि अगर आपको पब्लिक सर्विस करना है तो शायद सिविल सर्विसेज के ज्यादा और कोई एग्जाम या कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब भी मैंने बचपन में ये सब चीजें देखा है, जब भी कॉलेज के टाइम पे मैंने ये सब चीजें देखा है, तो तभी मुझे लगा कि मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा, और मुझे ये एग्जाम बहुत लुभाता है। So I think that's why I'm into civil services preparation, and because of that only I have succeeded. शानुल, अगर जानना हो तकरीबन कितने सालों की जर्नी रही है तो वो क्या है। एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था 2016 से, मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था, और बेसिकली मेरे माइंड में था यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्योंकि यूपीएससी सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया था। एंड एक्चुअली 2016 2017 में भी मैंने यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिए थे। प्रीलिम्स का मेरा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ वेरी शॉर्ट मार्जिन। उसके बाद 2018 में मैंने एपीएससी का एग्जामिनेशन दिया था, पीसीएस का एग्जामिनेशन दिया था। लेकिन उस टाइम पे मेरा यूपीएससी का जो मेंस था और पीसीएस का जो मेंस था, दोनों क्लैश कर गए। क्लैश मतलब तकरीबन 10 दिन का गैप था दोनों के बीच में। तो इसीलिए मुझे मेरा दोनों नहीं हो पाया, ना मेरा यूपीएससी हो पाया ना मेरा पीसीएस हो पाया। मेरे जो भी दोस्त थे सारे लोग, तो सबने सबका निकल गया है पीसीएस या यूपीएससी, लेकिन मेरा नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरे दोनों पीसीएस या यूपीएससी के मेंस के लिए मुझे क्लैश हो गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर आपको खुद को रीजेनरेट किया, और इन द मीन टाइम मैंने एक जॉब भी ज्वाइन किया। मैं अभी फिलहाल गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ, तो एक गवर्नमेंट एक जॉब है अच्छा खासा, तो मैंने उसको भी ज्वाइन किया, और अलॉन्ग विद द जॉब मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया फिर से एक नए तरीके से। और अभी इस बार 2021 में फिर 2022 में एग्जाम हुआ, तो इसमें मुझे सक्सेस मिला। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 4 to 5 इयर्स का ये जर्नी रहा होगा। और 4 to 5 इयर्स का जर्नी सिर्फ प्रिपरेशन नहीं है, इसमें मैंने खुद को भी बहुत एक्सप्लोर किया, मैंने हर एक डायमेंशन को देखा। और आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि इतना लॉन्ग रहा। कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि इतना लंबा चौड़ा जर्नी है, आप आपने टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मैंने टाइम वेस्ट किया। तो 4 5 साल वाला जो जर्नी है उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने बहुत सारे डायमेंशन एक्सप्लोर किए, जिंदगी का भी, सिलेबस का भी, एकेडमिक्स का भी। एंड ये प्रिपरेशन इतना बेहतरीन रहा मेरे लिए। तो चलिए शुरुआत से ही बात करते हैं आपके प्रिपरेशन की, और जो भी असम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं उनको आप हम्म। क्या बताएंगे। शुरुआती दिनों में कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद एक बार बेस क्लियर हो जाए तो हम्म। प्रिपरेशन को अलग अलग स्टेजेस में कैसे बांटें, कैसे समझें, और पूरा जो कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन का उसको आप समझें। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताता हूँ। एक्चुअली मैंने खुद नाम दिया है इस प्रिपरेशन का, तो टॉर्च बियरर है। टॉर्च बियरर मतलब जो अंधेरी रास्तों में आपको रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो इन अ डार्क रूम दे आर द साइट ऑफ लाइट। तो these are called torch bearers. So there are two torch bearers in this examination. So one is your syllabus and one is your previous year question papers. तो अगर कभी भी आप प्रिपरेशन के टाइम पे अगर भटक रहे हैं, सपोज आपको पता नहीं चला कि कौन सा चीज पढ़े कौन सा चीज ना पढ़े, तो सिलेबस इज द ओनली गाइडिंग लाइट। ये आपको रास्ता दिखाएगा, राह दिखाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर जो होता है ये आपको बताता है कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके प्रिपरेशन एक स्ट्रीमलाइन होता है, आपको एक्चुअली पता होता है कि आपका प्रिपरेशन सही रास्ते पे है कि नहीं है।
तो इसीलिए दिस टू टॉर्च बेयर्स, दैट इज सिलेबस एंड द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये सबसे मायने रखता है। इन चीजों को, इन दोनों चीजों को, कोई भी एक नया एस्पिरेंट हो तो इन दोनों चीजों को बहुत तवज्जो से लेना चाहिए। तो अगर उनको कोई किसी भी नए एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करना है तो उनको बहुत ज्यादा वक्त, मैं तो चाहूंगा कि आप 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने भी दे दीजिए इन दोनों चीजों को समझने में, सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी। तो अगर इनको अच्छे से आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। एक बार अगर डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन आपको समझ में आ गया तो आपको पता चलेगा कि डिमांड अगर ये है तो उस मंजिल पे कैसे पहुंचा जाए, रास्ता क्या है। तो उसके बाद रास्ते अपने आप निकल के आते हैं। तो कैसे निकल के आते हैं? तो बेसिकली मैं दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। एक तो आपका ये जो एग्जामिनेशन है, तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत ही लंबा चौड़ा है और बहुत ही कम्प्रहेंसिव है। तो अगर इसको एक सही टाइम बाउंड स्ट्रेटेजी में आपको क्रैक करना है तो आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी होना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपका एक ही बार बनाया जा सकता है। अगर एक ही बार में आपका स्ट्रेटेजी गलत हो गया तो बाद में फिर शुरुआत से शुरू करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए यू शुड हैव ए वेरी गुड टाइम बाउंड स्ट्रेटेजी। तो पहले आप स्ट्रेटेजी बनाने में अपना टाइम थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही अपने पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो पढ़ सकते हैं, आपके पास काफी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले अपने स्ट्रेटेजी को देखिए कि कौन सा स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें जो मैं बोलूंगा शायद आपके लिए काम आ जाए। तो अपने हिसाब से आप अपना कुछ स्ट्रेटेजी बना लीजिए, लेकिन दैट शुड बी वेरी गुड, दैट शुड बी टाइम बाउंड एंड दैट शुड बी वेरी कम्प्रहेंसिव एंड इलाबोरेट। तो पहली बात तो कि देयर शुड बी वेरी गुड स्ट्रेटेजी। सेकेंडली फिर क्या होता है कि कुछ फाउंडेशनल नॉलेज होता है जो आपको पहले प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हो गया, फिर आपके क्लास के नोट्स हो गए या जो भी हो। तो ये सारे फाउंडेशनल आपके जो बेसिक्स है ये आपको प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद जाके आपको वैल्यू एडिशन करना होता है। तो फाउंडेशनल में मैं ये बात बताऊंगा। एक्चुअली मैं ये बात बोलना चाहता हूँ उसको क्लियरली, कि कुछ लोग हम जो है हम नोट्स अच्छे से नहीं बनाते और नोट्स के लिए क्या होता है कि हम किसी बुक से कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं, किसी और नोट से हम कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो बाद में जाकर जब एग्जाम का टाइम होता है तो हम सारे चीजों को एक साथ कंपाइल नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड, एक कॉन्साइज, एक कॉम्प्रहेंसिव नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट मेकिंग के अगर ऊपर अगर आप पहले ध्यान नहीं देंगे तो एक बार 2-3 अटेम्प्ट के बाद आप फिर से अपना नोट्स को नहीं बना सकते। तो पहले ही प्रिपरेशन में आपको शुरुआत से आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। तभी जाके आपका प्रिपरेशन बहुत टाइम बाउंड स्ट्रेटेजी में खत्म होगा। तो नोट मेकिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले बात तो एग्जाम को समझना पड़ेगा, उसके लिए सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके पास है। उसके बाद आपको नोट मेकिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद फाउंडेशन एंड बेसिक के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट में आपको सबको पता है कि रिवीजन इज द की, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन। तो आंसर राइटिंग आपको जितना ज्यादा हो सके आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। एंड तीसरी बात मैं लास्ट आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है और एपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो था, जो पहले जमीन आसमान का अंतर था दोनों के सिलेबस में, दोनों के अप्रोच में। लेकिन अभी दोनों के एग्जाम को स्ट्रीमलाइन किया गया है। अभी आपका इवालुएशन का जो मेथड है वो भी सेम है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी सेम है, आपका सिलेबस जो है वो भी सेम है। तो आप यूपीएससी या पीसी आसाम पीसीएस को थोड़ा सा हल्के से लेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके स्टेट पीसीएस में आपके जो आंसर्स होंगे, आपके जो लिखने का तरीका होगा वो बेहतरीन होगा। तो इस बार हमने नोटिस किया है जितने भी लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन बहुत दिनों से कर रहे थे तो उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल गया इस बार एपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि वो लोग यूपीएससी माइंडसेट से पढ़ाई कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने एपीएससी में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाया। तो मैं इस चीज सारे चीजों को बच्चों को कहना चाहूंगा कि अगर आप नए एस्पायरेंट है तो एग्जाम के डिमांड को समझिए, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनाइए। उसके बाद जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़िए, नोट मेकिंग कीजिए, रिवीजन कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, वो आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो श्योर। इशानुल, एज यू शेयर योर जर्नी विद अस, थोड़ा सा और समझना चाहूंगी, प्रीलिम्स के बारे में और बताएं। ओके, हाँ, या प्रीलिम्स थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया दिन ब दिन। बेसिकली जब से सीसेट का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, यूपीएससी में भी था और अभी पीसीएस में भी सेम चीजें हो गया, क्योंकि इस बार से यूपीएससी और एपीएससी का जो पैटर्न है वो सेम ही है दोनों का। तो इसलिए स्टेट पीसीएस में भी हमारा जो सीसेट पेपर जो पहले अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके वजह से बहुत सारे अच्छे बच्चे भी इस एग्जाम को प्री को क्रैक नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मैं तो पहले सीसेट में आऊंगा, उसके बाद जीएस 1 में आऊंगा। तो सीसेट का ये है कि बेसिकली मैंने जैसे किया था सीसेट वाला जो पेपर, जीएस 2 वाला पेपर, तो मैंने शुरुआत में ही आपने ठान ली थी कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं और कौन से डायमेंशन में मुझे क्वेश्चन करने हैं।
क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे। तो मैंने देख लिया था कि लॉजिकल रीजनिंग में मुझे ये करना है, मेंटल एबिलिटी में मुझे ये करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन में मुझे ये वाला करना है, मैथ्स में मुझे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करना है, टाइम एंड डिस्टेंस करना है। तो ये मैं पहले ही मैंने सोच के रखा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये मैंने ओवर द टाइम प्रैक्टिस करके मैंने देखा कि अगर ये सारे क्वेश्चंस मैं कर पाऊं तो मेरा सीसेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मुझे आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक 85 टू 90 मार्क्स का एक टारगेट लेके मैंने कुछ चुनिंदे डायमेंशंस और सेक्शंस मैंने सिलेक्ट करके रखे थे, फिल्टर करके रखे थे। और मैंने एग्जाम हॉल में जाके भी मैंने उसी सेक्शंस को मैंने ट्राई किया और उसी सेक्शंस पे मेरे अच्छे सवाल आए और सही हुआ। बाकी सेक्शन में मैंने अपने टाइम नहीं गवाया और ना कि मैंने कोशिश की। अगर कभी भी मैंने कोशिश करता, अगर आंसर ना निकलता तो शायद मेरा वक्त ऐसे ही खराब होता। तो ये मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर सीसेट के एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं तो पहले ही माइंड में आप सोच के रखें कि आपको कौन से क्वेश्चंस करना है कौन से नहीं करना है। वहां पे जाके अगर आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो आपके वक्त ऐसे ही खराब होगा, किसी में आंसर आपका निकलेगा कहीं पे नहीं निकलेगा। तो सीसेट का मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो रेफरेंस बुक सीसेट का है, कोई रेफरेंस बुक कुछ नहीं है। अगर आपको ओवर द टाइम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मुझे मैथ्स में मैं वीक हूँ या इंग्लिश में स्ट्रांग हूँ। तो ये आपको खुद के वीकनेस और स्ट्रेंथ को आपको जानना पड़ेगा सीसेट के लिए, और उस हिसाब से उस एग्जाम को अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सीसेट वाली बात। तो जो जीएस 1 जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो जीएस 1 में क्या होता है, जीएस 1 में आपको जो भी बेसिक जो आपके बुक होते हैं ये सब पढ़ने के बाद अगर पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे है कि एलिमिनेशन वाला जो मेथड हो गया या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। तो ये चीजें अगर स्किल आप डेवलप कर लेते हैं, गेसिंग कैपेसिटी को कैसे यूज करना होता है, इंटेलिजेंट गेसिंग जो हम बोलते हैं, तो ये सारे चीजें आप यूज करके आपकी जो जीएस 1 के जो एमसीक्यूज है उसको टैकल कर सकते हैं। बाकी बेसिक रीडिंग तो सबका होता है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे करना होता है वो चीजें आपको थोड़ा सा ओवर द टाइम प्रैक्टिस करके आ जाएगा। थोड़ा सा करंट अफेयर्स के लिए जानना चाहूंगी, बोथ फॉर नेशनल एज वेल एज स्टेट स्पेसिफिक, हाउ डिड यू डू इट? नेशनल के लिए तो मैंने न्यूज़पेपर बहुत डेडिकेटली पढ़ा था। मैंने पहले द हिंदू शुरुआत की थी, उसके बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद जो मंथली मैगजीन्स आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जो तो मैंने तो विजन आईएएस का मैगजीन यूज किया था। तो मैं कैसे करता था कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, लेकिन उसमें से मैंने नोट्स नहीं बनाया। तो मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा ताकि मैं फॉलो अप ले सकूं, ताकि मैं अपडेटेड रह सकूं। उसके बाद महीने के एंड में मैं एक जो कंपाइलेशन होता है उस कंपाइलेशन को मैंने पढ़ना शुरू किया। तो इससे क्या होता है कि मैं न्यूज़पेपर का जो पूरे महीने मैंने पढ़ा, ये पूरा न्यूज़पेपर रीडिंग मेरे कंपाइलेशन में रिवीजन हो जाता है। तो ये था मेरा नेशनल वाला। और स्टेट के लिए मैंने इंटरनेट का यूज बहुत किया। इंटरनेट मैंने बहुत देखा, इंटरनेट में बहुत सारे कंपाइलेशन मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, आसाम ट्रिब्यून बोल के, तो उस न्यूज़पेपर को मैंने बहुत एटलीस्ट हेडलाइन देख के छोड़ देता हूँ। तो ये न्यूज़पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा करंट अफेयर्स के लिए। Ishanul, as you were mentioning for prelims कि आप वहां पे जाके चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, आई गेस सेम फॉलोज फॉर द मेंस, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एग्जैक्टली, मेंस के लिए आप और ज्यादा आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। मेंस में पहले तो वक्त आपका बहुत कम होता है, और दूसरी बात है कि मेंस के भी क्वेश्चंस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपको थोड़ा सा भी आपका सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेंस में किस डायमेंशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई एम सो सरप्राइज कि मतलब सिलेबस में जो वर्ड्स मेंशन है उसी वर्ड्स के आसपास उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अगर मेंस को अगर आपको टैकल करना है तो आपको आंसर राइटिंग तो आपको पता है, बहुत स्ट्रांगली आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सके और एक अच्छा खासा आंसर आप लिख सकते हैं। उसके अलावा भी आप थोड़ा सा एक दिमाग लगा के आप शुरू कर सकते हैं कि आपके जीएस 1 में किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, कौन से डायमेंशन में से क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर्स कौन सा बहुत डायनामिक है, कौन सा जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चीजें याद करके, ये सारे चीजों को आप एनालाइज करके मेंस का आंसर आप आराम से कर सकते हैं। तो मेंस के लिए आपको वही थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है, और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखना होता है, और करंट अफेयर्स के साथ उसको रिलेट करना होता है विद अ बेटर लेवल ऑफ आंसर राइटिंग। So Ishanul, you've been with Study IQ and Study IQ has been with you. आपसे थोड़ा सा और समझना चाहूंगी कि how it has been such an integral part of your journey. एग्जैक्टली, आई एम सो ग्रेटफुल टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू पहली बात तो कि सब लोग आजकल करंट अफेयर्स के लिए स्टडी आई क्यू फॉलो करते हैं। अगर स्टडी आई क्यू का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ये है कि आप शॉर्ट जो आप वीडियो बनाते हैं, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, यू आर सो क्यूरियस अबाउट दैट टॉपिक, अगले दिन आप देखेंगे स्टडी आई क्यू में उसके ऊपर वीडियो आ जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए स्टडी आई क्यू ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस।
एग्जाम ओरिएंटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसको मैंने स्टडी आईक्यू से बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया है। और उसके अलावा भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी बहुत सारे चीजें हैं जो मैंने स्टडी आईक्यू से देखा है। तो आई एम सो मच ग्रेटफुल टू द स्टडी आईक्यू टीम। एंड करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली मुझे स्टडी आईक्यू ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। We are very glad and the entire team is very proud of your achievement. हम सेशन के एंड में ही कुछ फाइनल 3 टिप्स अपने जर्नी से आप सभी को देना चाहेंगे। पहली बात तो कि यू शुड बी कंसिस्टेंट। फेलर आप देखेंगे बट थिंग इज दैट फेलर इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, तो यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट। यू शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड बाय योर फेलर। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ यू। कॉन्फिडेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो आप श्योर कर पाएंगे। आज नहीं तो कल कर पाएंगे, नहीं तो परसों कर पाएंगे, लेकिन करेंगे तो आप जरूर। एंड थर्ड थिंग इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए कंडीसिव एनवायरनमेंट अराउंड यू। आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो जिनको लगता है कि आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव लोगों के बीच में आप रहने, तो जिनको लगता है कि यू हैव ए वेरी पॉजिटिव आउटका वाइब फ्रॉम देम, तो उनके साथ रहिए और आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को डिमोटिवेट ना होने दें, खुद को मोटिवेट रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जर्नी जो प्रिपरेशन है उसको एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, लेकिन जो ओवर द टाइम आप जो भी सीख पा रहे, यू शुड बी वेरी ग्लैड कि ये प्रिपरेशन आपको ये सारे चीजें सीखने का मौका दे रहा है। तो इस चीज को बर्डन की तरह मत लीजिए, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, इस चीज को एंजॉय कीजिए। सो दैट इज द ओनली टिप आई विल गिव टू द एस्पिरेंट। Thank you so much, Shanul, and we wish you good health, good luck. Thank you.